50 लाख करोड़ का होना चाहिए भारत सरकार का बजट इस साल। जो मिडिल क्लास है उनको थोड़ी रियायतें देनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, प्लस डिफेंस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। डील हुई है यूरोपियन यूनियन के साथ, या जो डीड साइन हुई है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है जो कि देश को प्रोग्रेस करने के लिए। 23 लाख करोड़ इस बार हम लोग पा लेंगे। जीएसटी कलेक्शन बढ़ने का मतलब है कि सामान बिक रहा है ज्यादा, तभी तो सरकार को जीएसटी मतलब बिक्री कर है। क्या सरकार आम आदमी पर बोझ डाल सकती है? सरकार इस बार तो इंडिविजुअल व्यक्ति को कोई राहत देने के मूड में नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी को देश का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में पेश किया है। इस सर्वे में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2026-2027 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% तक रहने का अनुमान है। इसके अलावा पिछले एक साल में महंगाई ने आपकी थाली पर कितना असर डाला, खेती किसानी की क्या हालत है और क्या आने वाले समय में आपके लिए नई नौकरियां बढ़ेंगी या नहीं, इसकी भी जानकारी इस इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है। तो तमाम बातों पर आज चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा अपने मेहमानों का। धन की बात कार्यक्रम में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे खास मेहमान चार्टर्ड अकाउंटेंट सी कमलेश कुमार सर, रवि राजन कंपनी एलएलपी के टैक्सेशन पार्टनर, उनसे समझेंगे इकोनॉमिक सर्वे की बारीकियां, बजट की एक्सपेक्टेशन। और शिशिर चौरसिया जी, बिजनेस एडिटर, हमारे नवभारत टाइम्स डिजिटल के, बहुत बहुत स्वागत। शिशिर जी आपका भी। पहले समझना चाहेंगे इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, बजट से ये पहले क्यों आता है, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे में फर्क, अंतर क्या है? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे को आप ऐसे कह सकते हैं कि ये भारत की अर्थव्यवस्था का एक एनुअल रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट है। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष की समीक्षा होती है। इसका नाम ही है आर्थिक समीक्षा। अंग्रेजी में इसको इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं आर्थिक समीक्षा। इसमें पिछले वर्ष का विस्तृत विश्लेषण होता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में क्या विकास दर चल रहा है, विभिन्न क्षेत्र में क्या है, क्या संकेतक है, इंडेक्स क्या है, उसकी जानकारी होती है। उसके बाद महंगाई के बारे में, महंगाई का अनुमान, देश में नौकरी की क्या स्थिति है, व्यापार क्या है, व्यापार की व्यवस्था स्थिति कैसी है, डिफरेंट सेक्टर में क्या चल रहा है, और देश के वित्तीय सेहत के बारे में इसकी जानकारी होती है। बजट से ये एक दिन पहले ही जारी होता है, इसके पीछे कुछ खास वजह नहीं। नॉर्मली होता क्या है कि जब अपने भारत के संसदीय इतिहास में जब से बजट की परंपरा शुरू हुई, तो इसको नॉर्मली बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। इस बार 1 फरवरी चूंकि रविवार को पड़ रहा है, तो सरकार ने तय किया कि नहीं, हमारा 1 फरवरी रविवार को पड़े या किसी वर्किंग डे में पड़े, हमारा बजट उसी दिन पेश होगा। तो 1 फरवरी को ही इस बार बजट पेश होगा। तो सरकार ने तय किया कि 1 फरवरी रविवार है, तो शनिवार को भी मतलब आप संसद खोलिए, रविवार को भी संसद खोलिए, सबके छुट्टी खत्म होंगे। तो इससे बेहतर है कि उससे पहले हम अपना काम कर लें। अच्छा। तो इस बार बजट सत्र की शुरुआत 28 तारीख से हुई, तो 29 तारीख मतलब आज इसको पेश कर लिया गया। कल पार्लियामेंट में छुट्टी दे दी गई, क्योंकि जब इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने घोषणा की कि बजट मतलब आज सत्र, मतलब आज का मतलब कार्यक्रम उसको स्थगित करते हुए अब 1 फरवरी तक के लिए, 1 फरवरी को 11 बजे से फिर पार्लियामेंट में कामकाज शुरू होगा। तो एक तरह से कहिए कि जिनका एक रविवार खत्म हुआ उनको कल ऑफ दे दिया जाएगा। शनिवार तो ऑफ है ही। अब रविवार को पार्लियामेंट में जब संसद में बजट पेश होगा तब सब लोग आएंगे। अब चलते हैं कमलेश सर के पास और समझते हैं इकोनॉमिक सर्वे की जो तस्वीर पेश की गई है, ये कैसी सेहत बता रही है देश की अर्थव्यवस्था की, और एक आम आदमी के क्या मायने हैं इस इकोनॉमिक सर्वे के? सर नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार।
देखिए ऐसा है, अभी पहले मैं बता दूं, जैसे आप बता रहे थे, सीसीजी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आर्थिक सर्वे के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। एक्चुअली आप ऐसा समझ लो कि इकोनॉमिक सर्वे जो हम बजट में देखते हैं ना, जब बजट के हिसाब से ये उसका लेखा जोखा कि हम कहाँ पहुंचे। जैसे आप ऐसा समझ लें कि हमने जब बजट में कुछ डिसीजन, कुछ हमने लैंडमार्क, कुछ हमने जो प्रपोजल, जो हमने बजट किया, बजट का मतलब फ्यूचर के लेन देन से है कि फ्यूचर में हम कितना रिसीव करें, कितना पेमेंट करें, क्या मेरी आय है, क्या खर्चे हैं। तो यह मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन क्या थी। अब एक्टिविटी में साल खत्म हो गया है, तो पिछले साल का अब तक हम कहाँ पहुंचे, यानी जो हमने बजट रखा था और हमारे अचीवमेंट कहाँ है, उसमें डिफिशिएंसी कितनी रहेगी उसके बारे में, और फर्दर मेरी क्या एक्सपेक्टेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। अच्छा, अब बात करते हैं कि देखिए अभी तो आज ही आया है, बहुत वी नीड टू स्टडी वेरी इन डीपली कि क्या है एक्चुअली, बट मोटा मोटी जो समझ में आ रहा है इनिशियली कि हाँ ये बहुत अच्छा है। जो लास्ट टाइम आपने टारगेट रखा गया था इकोनॉमिक सर्वे में, जो चीजें हमारे डेवलपमेंट के लिए जो परसेंटेज डिसाइडेड था, ऑलमोस्ट छोटा थोड़ा बहुत करके ऑलमोस्ट अचीव्ड है। और आगे के लिए भी प्रपोजल आ गया है कि कितना थोड़ा सा ज्यादा अचीव करने के लिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा अपना ना अचीवमेंट के लिए नहीं बना सकते कि मुझे जीडीपी का रेट बहुत ज्यादा चाहिए। जितना कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो एक्सपेक्टेशन है करंट आज के पॉलिटिकल का जो इश्यूज चल रहे हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए रीजनेबली वो भी हायर साइड पे सेट किया गया है कि नेक्स्ट ईयर जो 26-27 के लिए होगा वो अब इस साल की तुलना में ज्यादा ही होगा, जो जीडीपी का रेट। जी जी सर। अब आम आदमी के लिए सर सवाल अगर पूछा जाए तो इसमें कहा जिक्र महंगाई को लेकर भी किया गया है, जिक्र ग्रोथ रेट का जैसे आपने भी किया, हम भी बता रहे हैं। तो एक ग्रोथ रेट अगर यही रहती है तो इसका मतलब ये होगा कि आज की तारीख में दुनिया में सबसे तेज तरक्की करने वाला देश की अर्थव्यवस्था भारत की है। तो इससे आम व्यक्ति को किस तरह से फायदा हो रहा है, और महंगाई क्या वाकई में इस ग्रोथ रेट के बनिस्पत अगर हम कंपेयर करें तो कम होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए इसमें जो इकोनॉमिक्स लोग तो बहुत ज्यादा बताएंगे, अभी हम चीजों को देख के ज्यादा बता पाएंगे इस चीजों को, बट ओवरऑल मैं बताऊं कि कंपेरेटिव एक किसी देश की प्रोग्रेस के लिए इन्फ्लेशन भी जरूरी है। किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए इन्फ्लेशन जरूरी है, तभी ग्रोथ हो। तो बट इतना भी ज्यादा ना हो तो लोगों की पहुंच में हो, बट जिस हिसाब से जीडीपी बढ़ रही है उस हिसाब से ठीक है। और मुझे लगता है कि इट्स फॉर इकोनॉमी, फॉर इंडिविजुअल, ये सभी के लिए बेनिफिशियरी है। अच्छा, अब बात अगर हम करें पिछले साल न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम, ये दोनों चीज़ें आ चुकी थी, तो टैक्स कलेक्शन की क्या तस्वीर इस इकोनॉमिक सर्वे में दिखाई गई है, और अब आगे आने वाले बजट में आम आदमी टैक्सेशन को लेकर, टैक्स स्लैब को लेकर, इनकम टैक्स में रियायतों को लेकर क्या कुछ अंदाज़ा लगा सकता है, क्या कुछ एक्सपेक्ट करता हुआ सोच सकता है? देखिए जो ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, ये सब चीजें जो थी, और अभी इस साल से मैंने आपको बताया वो भी हो गया, टैक्स ईयर शुरू हो रहा है कि असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर खत्म हो गया, लोगों को कंफ्यूजन दूर करने, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, पिछली बार न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख से तक रुपए तक एग्जाम फ्रॉम टैक्स कर दिया गया था। 4 से 8 5%, 5 से 8 से 12 10%, 10 से 12 से 16 15%, फिर 16 से 20% इस तरीके से 20 से 24 25%, अबव 24 30%, इस तरीके के टैक्स लेवल लाए गए थे, विच कॉस्ट टू द ह्यूज बेनिफिट टू द इंडिविजुअल। क्योंकि आज तक अभी तक इतना बड़ा, एक कहते हैं बड़ा लड्डू नहीं मिला था एक आम लोगों को, जिस तरीके का बेनिफिट लास्ट बजट में दिया गया था। तो इस और ओल्ड, आप ओल्ड टैक्सेस ऑलमोस्ट वो इनऑपरेटिव जैसा होता जा रहा है। वो यूं लगा लो कि ना तो मरना है ना, इसको बोल दे वेंटिलेटर पे छोड़ दिया है, ठीक है, न्यू ओल्ड टैक्स रिजीम को, कि भाई खत्म भी, डेथ भी नहीं हो रही है उसकी और वो जिंदा भी रखना है। तो इट्स एक्चुअली इट्स वर्किंग, बट इट्स ऑन द वेंटिलेटर पे है। तो ये एक बाकी न्यू टैक्स रिजीम, अब जो बेनिफिट्स लास्ट टाइम इतने बेनिफिट्स हुए थे, उस तरह की बेनिफिट्स की एक्सपेक्टेशन इस साल इस बजट में जो 1 तारीख परसों आ रहा है, उस तरह की कुछ चीजें दिखाई नहीं देती जो 1 तारीख को आ रहा है। अब तो सर एक तरह से तय हो गया कि इसमें
क्या है हमारा। इसमें हम सर देख रहे थे इंडियन इकोनॉमी में, तो पर कैपिटा इनकम में इस बार नेट नेशनल इनकम जो है लगभग बढ़ा हुआ दिख रहा है। जैसे 2022-23 में 1.69, इस बार हो गया 1.89, 2.05, 2.20, और जीडीपी ग्रोथ भी ठीक ठाक ही है, 6.8 से 7.2 है, और 7.4 रहने की संभावना है। फिस्कल डेफिसिट में एक अच्छी बात यह हुई है कि फिस्कल डेफिसिट 2020-21 में जहां 6.7% ऑफ द जीडीपी था, वो 2022-23 में 6.5 घट के हुआ, उससे भी कम 2023-24 में हो गया 5.5, और 2024-25 में ये 4.8%, मतलब काफी काबू में है। इसलिए नहीं नहीं आपको, हाँ देखिए फिजिकल डेफिसिट ऑफ ये इतना अनुमान भी इतना ही था, जो डेफिसिट हुआ है ऑलमोस्ट इतना ही है, सबके आसपास में जो पहले से बजट एस्टिमेटेड था वो अभी भी उतना ही है, और थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन के साथ है कि जो फिजिकल डेफिसिट। और रही बात आपने इस पे, जो फिजिकल डेफिसिट जो जितना अनुमान रहना था ऑलमोस्ट उतना ही है, उसके आसपास ही है। इसलिए जो 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 टारगेट फिट किया गया था अब आपने वो अचीव करते हुए सरकार दिख रही है। प्लस जो लोगों की इनकम, आपने बोला है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, डेफिनेटली जब महंगाई दर बढ़ रही है, लोग इन्फ्लेशन का रेट जो कंपैरेटिव कम है, जीडीपी रेट बढ़ रही है, ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। और जिस तरीके से आजकल ये बहुत सरप्राइजिंग है कि हमने आगे जो 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 पॉलिटिकल का इशू होते हुए जिस इंटरनेशनल लेवल में, उसके बावजूद हमने 26-27 में ज्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन की है, जिसके कारण पर कैपिटा इनकम और बढ़ेगी, जिससे लोगों की खर्च करने की पावर, लोगों की इनकम ज्यादा बढ़ेगी। आपने देखा कंपैरेटिव जो पॉवर्टी लेवल है, दिन पे दिन जो पॉवर्टी की परसेंटेज कम होते जा रहे हैं, लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठते जा रहे हैं। एक चीज आपने गौर किया होगा शायद, इसमें एक अच्छी बात हमें ये दिखी कि सर्विसेज इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट जहां 7.2 था, वो बढ़ के इस बार इस साल करेंट फाइनेंशियल ईयर में 9.1% होने जा रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो इंडस्ट्रीज का है, उसका भी 5.9 से 6.2 होने जा रहा है। इसके उलट एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, जिस पर कि अपनी इकोनॉमी परंपरागत रूप से उसी पर निर्भर थी, कृषि पर, वो पिछले साल के 4.6 से इस साल घटकर 3.1% रह रहा है। दैट मीन्स कि अब खेती बाड़ी में जो ढेर सारे लोग, कभी इकोनॉमी का मतलब 70% हिस्सा वहीं से आता था, तो वो एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, फिशिंग में, पशुपालन में, ये सब में अब घट रहे हैं। मतलब लोग अब पारंपरिक रोजगार छोड़ के अब सर्विस सेक्टर की तरफ और इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए दिन पे दिन क्या है ना, सर्विस सेक्टर इंक्रीज कर रहा है। जो लोग खेती बाड़ी में लगे थे, आज पढ़ने लिखने लग गए हैं। पढ़ने लिखने की वजह से लोग सर्विसेज में आ रहे हैं, ज्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, एक्सपोर्ट सर्विस का एक्सपोर्ट करने लग गए हैं, और इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। आपने देखा एग्रीकल्चर, धीरे धीरे लोग पहले एग्रीकल्चर करते थे, अब कम करते जा रहे हैं। तो लोग एग्रीकल्चर में, जो एक पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था, एक फैमिली के सारी फैमिली के सदस्य खेत में लगे होते हैं। अब कुछ लोग खेती छोड़ के अब सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज अगर ग्रोथ करना है, जो हमारे को इंडस्ट्रीज की, सर्विस की, इनके इनके बढ़ाना पड़ेगा, तभी देश का ग्रोथ और विकसित भारत की तरफ जा सकते हैं। हमें प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ाने, लेकिन वहां पे लोगों को कम यूटिलाइज करके करना है। सर, बजट कुल मिलाकर आपकी क्या आमदनी है, और क्या आमदनी आपकी भविष्य में हो सकती है, और किस तरह के आपके खर्चे रहने वाले हैं, वो एक उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा होता है। जो ये इकोनॉमिक सर्वे आया है, इससे किस तरह की तस्वीर सामने आई है, जिससे हम अंदाजा लगाएं कि आने वाले 1 फरवरी के बजट में टैक्सेशन को लेकर, टैक्स कलेक्शन को लेकर, क्या सरकार आम आदमी पर बोझ डाल सकती है? अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए वो क्या कुछ कर सकती है, या फिर लोगों को रियायत और राहत देने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, अगर सरकार के पास ऐसी स्थिति है लोगों को राहत देने के लिए? सर देखिए, ऐसा है कि
सरकार इस बार तो इंडिविजुअल व्यक्ति को कोई राहत देने के मूड में नहीं हुई, क्योंकि मैंने इससे पहले बोला है कि बहुत ज्यादा राहत लास्ट टाइम दे चुका है टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन हाँ, क्योंकि देश का विकास भी करना है तो टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा करना है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट में लाना है। बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे एग्जांपल की बात करूं, जैसे जो सुपर रिच लोग हैं जो एग्रीकल्चर में है, ठीक है, सुपर रिच लोग हैं एग्रीकल्चर, उनपे कोई टैक्स नहीं है। अगर आपके हैवी एग्रीकल्चर इनकम है जिसमें कई व्हीकल आप लैंड होल्ड करते हैं, बट आपकी ह्यूज वो है, लेकिन आपके ऊपर टैक्स नहीं, बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं होता। ऐसे लोगों को टैक्स ब्रैकेट में लाके अब सरकार को अपने रिसोर्स बढ़ाने चाहिए, अपने रिसीट, अपना इनकम बढ़ानी चाहिए, जिससे कि देश के डेवलपमेंट और विकास के लिए यूज हो सके। लेकिन आम लोग जो हैं, जो मिडिल क्लास है, उनको थोड़ी रियायतें देनी चाहिए। जैसे अभी न्यू टैक्स रेजिम के अंदर हमारा कोई मेडिकल बेनिफिट्स नहीं होता, तो इन ऐसी चीजें, या लोगों को होम लोन अपना लेने के लिए मोटिवेट करने के लिए न्यू टैक्स रेजिम में ये चीजें डाल देनी चाहिए। और जो लोग टैक्स ब्रैकेट में नहीं है, सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए कि कुछ उनको भी टैक्स ब्रैकेट में लाई जाए। शिशिर जी, एक सवाल मेरा आपसे है और वो ये कि इस इकोनॉमिक सर्वे को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील को लेकर भी जानकारी कुछ दी है, क्योंकि हमारी यूरोप से तो ट्रेड डील हो चुकी है, अमेरिका से कई सालों से ये डील अटकी हुई है। और फिलहाल चूंकि यूरोप से हमने डील कर ली, हम रूस से तेल लगातार खरीद रहे हैं और अमेरिका यही कहता रहा है कि भाई आप रूस से तेल मत खरीदो। डील को लेकर क्या कुछ कहा है इंडिया और यूएस की डील को लेकर वित्त मंत्री ने? एक्चुअली आज देखा जाए तो वित्त मंत्री का बड़ा संक्षिप्त भाषण था इसमें, और उन्होंने थोड़ा सा उस पे प्रकाश डाला, लेकिन उसके आधार पर हम कुछ कहें, जैसे हम लोग मान के तो चल रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच डील होना है, हम उनकी राह देख रहे हैं कि कब ये डील हो जाता है। लेकिन अभी तक जब हुआ नहीं है तो उन्होंने सिर्फ संकेत ये दिया कि डील कब होगी फाइनल। उनका ये कहना था कि 6 दौर की तो बातचीत हो चुकी है। नहीं, बातचीत तो हो चुकी है। 50% टैरिफ भी लगा दिया है, 25% टैरिफ और 25% अतिरिक्त जुर्माना। लेकिन वो ट्रेड डील अभी तक हुआ नहीं है, और उसके होने के बारे में उन्होंने कहा है कि बाहर फिलहाल भारत को बाहरी दुनिया से कुछ चिंता है, लेकिन कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं है। उनका कहना है कि ये ट्रेड डील पर हमारी बातचीत हो रही है, और इस साल ट्रेड डील इस साल पूरी होने की उम्मीद है। अब इस साल में तो बहुत आप देखेंगे तो यदि कैलेंडर ईयर देखें तो दिसंबर तक है, और यदि आप फाइनेंशियल ईयर देखें, फिस्कल ईयर देखें तो मार्च तक है, तो उसमें भी अभी 2 महीने हैं। तो हम फिस्कल ईयर ही मान के चलें, तब भी 2 महीने का वक्त तो है ही, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस साल व्यापार बातचीत अमेरिका के साथ पूरी होने की उम्मीद है। दैट मीन्स इस साल तो मार्च तक हो जाए। कमलेश साहब, मेरा आपसे एक ये महत्वपूर्ण सवाल है कि हमने एनडीए गवर्नमेंट में ये देखा है कि अमूमन जो भी बजट आता है, हर बजट में सेक्टर स्पेसिफिक जोर दिया जाता है और कोशिश ये रहती है कि हर बार एक एक सेक्टर को टच किया जाए, उस पर फोकस रखते हुए उसको देखा जाए। तो आप इस बार के बजट में क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप लोगों की एक संस्था है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, जो कि सुझाव सरकार को देती है और भी लोग अपने सुझाव देते हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है कि किस सेक्टर पर फोकस किया जा सकता है इस बजट? सर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मोस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जो सारा बेस है डेवलपमेंट का। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, बहुत सारे रोड्स बन रही हैं, बहुत बड़े टनल्स बन रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, प्लस डिफेंस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि डिफेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर आज के डेट में हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं तो डिफेंस आइटम। तो ये एक दीज आर द एरिया, और
एजुकेशन के ऊपर, कुछ हेल्थ के ऊपर। ऑलमोस्ट गवर्नमेंट का देखो बजट है तो हर एरिया में कुछ ना कुछ सब में फोकस होता है, क्योंकि ये मिक्स बजट होता है, ऐसा नहीं होता इसमें। बट गवर्नमेंट तो यही चाहती है हर एक एरिया का, चाहे हेल्थ का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे मिलिट्री मतलब डिफेंस का हो, ठीक है, सबके इवन सर्विस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले जो अभी डील हुई है यूरोपियन यूनियन के साथ, या जो डीड साइन हुई है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है जो कि देश को प्रोग्रेस करने के लिए और सर्विस सेक्टर या अदर सेक्टर को बढ़ावा दे। तो गवर्नमेंट तो का प्राथमिकता है देश को डेवलप करना है। देश को डेवलप करने के लिए हर एक सेक्टर का विकास चाहिए, हर एक सेक्टर का। शिशिर जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे, फिर समअप करेंगे हम जी। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इसी इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है, जीएसटी के आंकड़ों को देखिए। जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े पिछले 5 साल में 2021-22 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 14,90,000 करोड़ हुआ था। ये 2022-23 में बढ़ के 18,10,000 करोड़ पे पहुंच गया। 2023-24 में 20,02,000 करोड़, 24-25 में ये बढ़ के 22,10,000 करोड़ पे चला गया। और करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब 2025-26 में अभी तक सरकार ने अप्रैल से दिसंबर तक के आंकड़े घोषित किए हैं, और इस दौरान ही हमारा जीएसटी कलेक्शन, ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 17,40,000 करोड़ रुपए हो चुका है। तो 3 तिमाही में 17,40,000 करोड़ रुपए हुआ है। दैट मीन्स कि आप समझिए 6 या 18 मतलब लगभग 6 लाख करोड़ रुपए एक तिमाही में। और अप्रैल की मतलब मार्च की तिमाही में थोड़ा ज्यादा ही कलेक्शन होता है। तो 6 लाख करोड़ भी हुआ तो 23 लाख करोड़ इस बार हम लोग पा लेंगे। जीएसटी कलेक्शन बढ़ने का मतलब है कि सामान बिक रहा है ज्यादा, तभी तो सरकार को जीएसटी मतलब बिक्री कर है। सर्विस टैक्स, यानी कि वो जीएसटी जो कट किया गया 22 सितंबर को, उसके बाद और भी ज्यादा सरकार का कलेक्शन बढ़ रहा है, कमाई बढ़ रही है सरकार की। कमाई तभी बढ़ रही है जब इकोनॉमी में रफ्तार है, इकोनॉमी में वाइब्रेशन है। सामान बिकेगा तभी तो जीएसटी सब सरकार लेगी। सेवाओं की बिक्री होगी, वस्तु या सेवा, कोई जब तक बिक्री नहीं होगी सरकार को कैसे रेवेन्यू आएगा। दैट मीन्स कि सरकार की बिक्री बढ़ रही है। सरकार की बिक्री बढ़ रही है मतलब इकोनॉमी में वाइब्रेशन है। इकोनॉमी में वाइब्रेशन है तो सरकार जो मान के चल रही है उसको, लक्ष्य को पूरा करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कमलेश सर, यहाँ शिशिर जी ने शुरुआत में संडे को क्यों इस बार बजट आ रहा है, छुट्टी किसी की खराब ना हो उसका भी जिक्र किया, आर्थिक सर्वे क्यों शुक्रवार को पेश किया गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 1 फरवरी को, चूंकि हमारी ड्यूटी तो 24/7/365 रहती है, तो हम तो आएंगे ही, और हम इस वजह से देखते नहीं कि ये छुट्टी है या नहीं है। 1 फरवरी को अब बजट आ रहा है सर, आप भी पूरी तरह से एंगेज और बिजी होंगे। आखिरी में इकोनॉमिक सर्वे की चर्चा के बाद मैं बजट को लेकर आपसे चाहूंगा कि बजट को किस नजरिए से देखकर तैयारी करें, आम लोग क्या एक्सपेक्टेशन करें। और कई बार होता है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं तो बजट जब आता है तो निराशा हो जाती है। तो आप कंक्लूड कीजिए सर इस पूरी डिस्कशन को। मैंने शुरू में बोला कि इस बार जो ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसने भी जो रिकमेंडेशन में किया है ना, तो कोई आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैंने बताया है। लेकिन उन्होंने बोला है कि भाई आप जो टैक्सेशन प्रोसेस है, लिटिगेशन रिड्यूस करें। लिटिगेशन जो चल रहा है इनकम टैक्स के अंदर वो ज्यादा रिड्यूस होने चाहिए। प्लस डिक्रिमिनाइजेशन का प्रस्ताव रखा है कि ज्यादा से ज्यादा एक्ट में ना जहां पे पनिशमेंट है उसको कम किया जाए। नंबर 1। नंबर 1 उन्होंने प्रपोजल दिया है कि आप ना ये हस्बैंड वाइफ ज्वाइंट का असेसमेंट करवाने का, ज्वाइंट कपल असेसमेंट का। लेकिन उस तरीके की एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं है ना। नॉर्मल पीपल, आप किसी से बात करेंगे आपको भी समझो सरकार कितना बेनिफिट है। पिछली बार की बेनिफिट की वजह से अप्रोक्स 1 लाख करोड़ का नुकसान किया सरकार ने। अब चीज रिकवरी भी तो करनी है सर। रिकवरी करने के लिए जैसे अभी उन्होंने जीएसटी में भी रेट्स कम किए, तो लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन मूव हो रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू। रेट कम होने की वजह से ट्रांजेक्शन की मूवमेंट, डिस्पोजल इनकम लोगों के पास पहुंच रही है, जिसकी वजह से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, जिसकी वजह से जीएसटी कलेक्शंस आ रही हैं। तो ओवरऑल
बजट है 50 लाख करोड़ का होना चाहिए भारत सरकार का बजट इस साल। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। शिशिर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जा चुका है, अब सबकी नज़र बजट पर है और नवभारत टाइम्स पर बजट की एक्सक्लूसिव कवरेज दिखाएंगे। और उससे पहले भी हम एक्सपर्ट के साथ बातचीत करके क्या आपकी अपेक्षा है, क्या उम्मीदें हैं और सरकार बजट को लेकर क्या तैयारी करी है, किस तरह का बजट हो सकता है, इसको लेकर भी हम लगातार वीडियोस आप तक पहुंचा ही रहे हैं। कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।